जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और सभी जो भविष्य में महिला पर्यवेक्षक बनने वाली हैं उन सभी का भी बहुत बहुत वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो अभी आपकी एग्ज़ाम चल रहा है महिला पर्यवेक्षक का, तो उसमें आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं वो लोग, लेवल थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे हैं और थोड़ा सा अब थोड़े ज़्यादा थोड़े हाई लेवल के, जैसे कि पहले के कंपैरिजन में, मतलब पहले के एग्ज़ाम जो हुए हैं उनकी कंपैरिजन में अब थोड़ा सा आपका पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट बनना स्टार्ट हो चुका है। अब जो भी मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमने उसी हिसाब से अब आपको और भी ज़्यादा थोड़े से अंदर डीपली जो क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको ये जो थोड़े से अगर मॉडरेट क्वेश्चंस भी वहाँ पर आए तो आपको वो ईज़िली बन जाएंगे, है ना। तो आज की जो क्लास में है हम थोड़े ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इस क्लास से आपको कम से कम मतलब 4 एक नंबर का ज़रूर फ़ायदा हो सकता है इसमें से ही, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन हम इसमें से आपको जो समझाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसकी समझ के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जो महिलाओं से संबंधित जो रोग होते हैं और क्या कहते हैं उनकी जो गर्भ अवस्था से क्वेश्चंस, कुछ अलग क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो हमने जो पिछले देखा है क्वेश्चंस देखे हैं उनमें कल का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 तारीख का 21 तारीख का, उसमें थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं अब मॉडरेट बनाए गए हैं, बच्चों ने ऐसा बताया है। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस बनाकर लेकर आए हैं। और बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि क्लास को आप सभी को शेयर ज़रूर कर देनी है। और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ सके। जिस तरीके के आपके पेपर हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए हम रोज़ बना कर ला सकें। इस मोटिवेशन के लिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्लास पसंद आए, क्लास के क्वेश्चंस पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और कोई भी जो मैम सर या न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि रोज़ की जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थोड़ा सा सूचना हमको आपको ये देनी है कि अब जो है ना आपके लिए जो MP टेट का MP टेट वर्ग 2 के लिए जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके अप्रैल में, उसके लिए आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये क्लास जो है रोज़ आपको जो सुबह के टाइम पर आपको 11 बजे मिल जाती है। और उसमें अभी MP टेट वर्ग 2 के लिए साइंस की क्लास स्टार्ट कर दी गई है और उसमें आपको मैम साइंस की क्लास पढ़ाती हैं। अभी जो आपका जैविक वर्गीकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको इसमें MCQs कराए जाएंगे। तो बिल्कुल आप अगर अभी तक इस क्लास से नहीं जुड़े हैं तो कल से ही स्टार्ट हुई है, उसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो क्लासेस हैं ये आपके MP टेट वर्ग 2 के लिए ओरिएंटेड रहेंगी और उसी के सिलेबस के हिसाब से आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। जितने भी टॉपिक रहेंगे साइंस के 1 बाय 1 हम सभी साइंस के क्वेश्चंस का जो MCQs रोज़ डेली आपको करवा दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। अब MP टेट वर्ग 2 के लिए भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल आप इन क्लासों को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आप बस स्टार्ट करें उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसकी जो PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाती है। रोज़ की क्लास की जो डेली की क्लास की आपको PDF आपको यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को अब हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चंस आप देखिए, बिल्कुल आपको
लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आपका जो अगर थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी आपके हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर को कमेंट्स कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं लास्ट में, है ना, और टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि महिलाओं में तीव्र एंडोमेट्राइटिस होने की संभावना अधिक होती है। देखिए मतलब कि क्या होता है एंडोमेट्राइटिस, मतलब होता है कि जब एकदम से बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगती है, उसको बोला जाता है। तो देखिए महिलाओं में जो तीव्र एंडोमेट्राइटिस होने की संभावना कब होती है, जब रजोनी वृत्ति के बाद, मतलब कि जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तब, या फिर रजो दर्शन मतलब जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तब, या फिर गर्भपात, या फिर प्रसव के बाद, या फिर बचपन के दौरान। बताइए क्या होगा। अगर एंडोमेट्राइटिस मीन्स क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ब्लीडिंग बोल सकते हैं, या फिर इसको हम हेमरेज भी बोल सकते हैं ना, हेमरेज भी बोल सकते हैं। चलिए बताइए, तो ये कब स्टार्ट होगा, तीव्र एंडोमेट्राइटिस होने की संभावना कब होती है। तो याद रखें जब गर्भपात हो जाए या फिर प्रसव के बाद जो होता है, यहाँ पर क्या होती है, तेज़ ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है ना, तेज़ ब्लीडिंग होती है। तो तेज़ ब्लीडिंग को ही हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये तेज़ ब्लीडिंग होने लगती है, और ये कब होती है, जब गर्भपात हो जाए, मतलब कि अगर मिसकैरेज हो जाए या फिर प्रसव के बाद ये वाली देखने को मिलती है ना, ये जो क्रिया है देखने को मिलती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गर्भपात एवं प्रसव। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग बताएंगे, और क्वेश्चंस के आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर याद रहें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप किसी आंसर को लिखते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत देर तक याद रहती है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखा करें। चलिए बताइए कि वह स्थिति जिसमें पूरा गर्भाशय जन्म नली की लंबी धुरी के संबंध में पीछे की ओर मुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जिसमें क्या होता है, पूरा गर्भाशय जन्म नली की लंबी धुरी में क्या हो जाता है, पूरा गर्भाशय जो रहता है, पूरी वो जन्म नली रहता है, उससे क्या हो जाएगा, उसके पीछे की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस तरीके से उस नली के पीछे की ओर मुड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गर्भाशय का पीछे की ओर मुड़ना बोलेंगे, या गर्भाशय का पुनर्वर्तन बोलेंगे, या गर्भाशय का आगे की ओर खिसकना बोलेंगे, या गर्भाशय का पूर्व झुकाव बोलेंगे। बताइए क्या कहा जाएगा इस स्थिति को, जब गर्भाशय जन्म नली की मतलब पीछे की ओर मुड़ जाता है, जो गर्भाशय जो रहता है जन्म नली के पीछे की ओर मुड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे। तो आप याद रखें, ऐसी स्थिति को सिंपल सा उसमें लिखा ही है, गर्भाशय का पीछे की ओर मुड़ना कहेंगे। ठीक है, गर्भाशय का पीछे की ओर मुड़ना। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। पैल्विक गुहा में गर्भाशय की सामान्य स्थिति होती है। बताइए पैल्विक गुहा जो होती है उसमें गर्भाशय की सामान्य स्थिति कैसी होती है, रेट्रोवर्टेड और रेट्रोफ्लेक्स होती है, या फिर रेट्रोवर्टेड और फ्लेक्स्ड होती है, या एनवर्डेड और रेट्रोफ्लेक्टेड होती है, या एनवर्डेड या एंटीफ्लेक्टेड होती है। बताइए देखिए जब पूछ रहा है जो पैल्विक गुहा होती है, पैल्विक गुहा में जो मतलब गर्भाशय की स्थिति कैसी होती है। बताइए गर्भाशय की स्थिति के बारे में पूछा है कि पैल्विक गुहा में गर्भाशय की स्थिति कैसी होती है। तो याद रखें कैसी होती है, एक तो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब कि जैसे कि हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो हम जैसे कि इस तरीके से फेस करके खड़े होते हैं तो हमें ऐसे दिखाई देता है, तो इस तरीके से मतलब इन्वर्टेड होती है। और कौन सी होती है, एनफ्लेक्स्ड होती है। कैसी होती है, एनफ्लेक्स्ड होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पैल्विक गुहा में जो गर्भाशय की स्थिति कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है और एंटीफ्लेक्स होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अच्छा, इसके थोड़े नंबरिंग जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर जो कमेंट बॉक्स में देंगे आप तो नंबरिंग के हिसाब से दे दीजिएगा, तो हम उसमें देख लेंगे, है ना। और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दे सकते हैं। और अगर कोई आपको टॉपिक कंप्लीट करना है तो वो भी आप लिख कर दे सकते हैं, तो हम अगली क्लास में उसी टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय को सहारा देने वाली संरचना में शामिल है। गर्भाशय को सहारा देने वाली संरचना में शामिल है, देखिए बताइए इनमें से गर्भाशय को कौन सहारा देता है। गोल लिगामेंट देते हैं, ब्रॉड लिगामेंट देते हैं, या गर्भाशय योनि जंक्शन देता है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए कौन देता है गर्भाशय को सहारा देने वाली संरचना, इनमें से कौन सी है, बताएंगे। सभी लोग आंसर को बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, इसको सहारा देते हैं, चाहे वो गोल लिगामेंट हो, ब्रॉड लिगामेंट हो, है ना, योनि गर्भाशय योनि जंक्शन हो, तो ये सभी क्या करते हैं, इसको ये सभी सहारा देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बस आप क्लास को सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चला करें। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, बस सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए जननांग को आगे बढ़ाव के लिए जिम्मेदार एंटीओलॉजिकल कारकों में से निम्नलिखित में से शामिल हैं सिवाय मतलब कि इसके अलावा कौन कौन शामिल। देखिए जब जननांग आगे बढ़ावा देने के मतलब बढ़ाने के लिए इनमें से सभी जिम्मेदार हैं, बस एक को छोड़कर, है ना। तो जिम्मेदार जो ओलॉजिकल कारक को इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए। रजोनी वृत्ति पश्चात शोक, या फिर पेट के अंदर दबाव बढ़ाना, या गर्भाशय का वजन कम होना, या गर्भाशय की सहायक संरचनाओं की जन्मजात कमजोरी। बताइए कौन सा एक जो है कि जननांग आगे को बढ़ावा नहीं देते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखें जब गर्भाशय का वजन कम होना, है ना, गर्भाशय का वजन कम होना जो है ये क्या करेगा, जननांग आगे बढ़ाने का बढ़ावा के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जबकि रजोनी वृत्ति पश्चात शोष जो रहता है ये भी जननांग आगे बढ़ाव के लिए जिम्मेदार होता है। पेट के अंदर का दबाव भी होता है, और गर्भाशय जो सहायक संरचनाओं का जन्मजात कमजोर होना भी ये भी मतलब एंटीलॉजिकल कारकों में शामिल होता है, लेकिन गर्भाशय का वजन जो है ये शामिल नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बताइएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ हमारे चलेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से जननांग भ्रंश में सबसे महत्वपूर्ण अधिग्रहित पूर्वगामी कारक कौन सा है, बताइए। इनमें से कौन एक जो है जननांग भ्रंश में सबसे महत्वपूर्ण अधिग्रहित पूर्वगामी कारक कौन सा है। तो योनि प्रसव के दौरान सहायक संरचनाओं को चोट लगना, या फिर जो देखिए सिंपल सा है, जो जननांग भ्रंश की सबसे महत्वपूर्ण मतलब इनमें से कौन सी एक जो कारक होगा जो कि जननांग भ्रंश के लिए महत्वपूर्ण होगा, कब, पूर्वगामी कारक, है ना, पूछा है। तो बताइए योनि प्रसव के दौरान सहायक संरचनाओं को चोट लगना, ये इसका कारक हो सकता है। यह गर्भाशय की सहायक संरचनाओं की जन्मजात और अधिग्रहित कमजोरी, इसका ये कारक हो सकता है। कुपोषण हो सकता है, या गर्भाशय का वजन बढ़ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखें कि जब जननांग भ्रंश मतलब होता है तो इसके लिए अधिग्रहित पूर्वगामी कारक कौन सा होगा, जब क्योंकि कि योनि प्रसव के दौरान अगर जैसे कि औजार वगैरह से कभी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है तो उस समय ना कुछ औजारों का यूज़ किया जाता है, और उन औजारों से अगर सहायक संरचनाओं में क्या हो जाती है, चोट
चोट लग जाती है तो उस कारण से क्या हो सकता है, जननांग भ्रंश हो सकता है, उनको क्षति पहुंच सकती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय भ्रंश का वह डिग्री जिसमें बाहरी ओएस योनि द्वार से बाहर निकाला जाता है। देखिए क्या है बोल रहा है वो कि देखिए गर्भाशय भ्रंश, जब गर्भाशय भ्रंश हो जाता मतलब जब जैसे कि मिस कैरेज वगैरह कुछ हो जाता है तो उस समय पर जो ओएस योनि द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकाला जाता है, लेकिन गर्भाशय शरीर बाहर नहीं निकलता है ना। क्या होगा कि जब गर्भाशय में क्या हो, गर्भाशय में ये जो बच्चा है, गर्भाशय में ये जो बच्चा है ये क्या होता है, जब जैसे कि गर्भाशय भ्रंश मतलब ये दीवार टूट जाए और क्या हो जाए कि इसके अंदर का जो योनि में ओएस जो भी मतलब कि मटेरियल है वो बाहर निकल जाए, लेकिन ये बच्चा क्या हो, बाहर नहीं निकले, है ना। ये गर्भाशय शरीर के बाहर नहीं निकले तो अभी भी गर्भाशय के अंदर ही रहेगा। तो ये कौन सी डिग्री का मतलब कि गर्भभ्रंश होगा, प्रथम डिग्री का, द्वितीय डिग्री का, तृतीय डिग्री का, ये चतुर्थ डिग्री का। बताइए कौन सी डिग्री का ये गर्भभ्रंश या गर्भपात होगा, जिसमें कि क्या होगा कि मतलब ओएस योनि के मतलब कि बाहर निकल जाएगा, ये पदार्थ तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो ये बच्चा है ये क्या होगा, ये बच्चा जो है ये शरीर जो है इसी के अंदर रह जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा। तो अब बताइए किस डिग्री का गर्भपात कहलाएगा, ये गर्भभ्रंश कहलाएगा। तो याद रखें ये कौन सी डिग्री का कहलाएगा, तो ये द्वितीय डिग्री का गर्भपात कहलाएगा। ये कितनी कौन सी डिग्री का कहलाएगा, तो याद रखें ये द्वितीय डिग्री का गर्भपात कहलाता है। ये कौन सी डिग्री का, तो द्वितीय डिग्री का गर्भपात कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, द्वितीय डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय आगे को बढ़ाव इस प्रकार जिसमें गर्भाशय का शरीर अंतर गर्भाशयी मार्ग से बाहर निकल जाता है। बताइए अब इसमें ये पूछा है कि इसमें से ये कौन सी वाली डिग्री का गर्भपात होगा। बताइए ये कौन सी डिग्री का गर्भपात होगा। सभी लोग बताएंगे कि गर्भाशय को आगे की ओर बढ़ावा इस गर्भाशय आगे को बढ़ाव कर मतलब बढ़ावा एक सेकेंड रुकिए। अब बताइए कि गर्भाशय आगे की ओर बढ़ाकर वह इस मतलब कि क्या हो जाएगा, गर्भाशय शरीर अंतर्गर्भीय मार्ग से बाहर निकाला जाता है। अब देखिए अब बताइए अब वो मतलब कि अब शरीर क्या हो गया, बाहर निकल गया है। तो ये कौन सी डिग्री का, प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री, या तृतीय डिग्री, या फिर चतुर्थ डिग्री का गर्भाशय। बताइए ये कौन सी डिग्री के अंतर्गत आएगा कि जब क्या होगा कि गर्भाशय के अंदर जो शरीर है, गर्भाशय के अंदर जो शरीर है वो क्या हो जाएगा कि जो अंतर्गर्भीय जो मार्ग होता है योनि के द्वारा क्या हो जाए, बाहर आ जाए। क्या हो जाए, योनि के द्वारा ये क्या हो जाए, बाहर आ जाए। अब ये कौन सी डिग्री का कहलाएगा बताएंगे। तो ये कौन सी डिग्री का है, तो याद रखना ये तृतीय श्रेणी का होगा। ये कौन सी डिग्री का होगा, तो ये तृतीय श्रेणी का गर्भपात होगा। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी में कौन सा था, तो शरीर बाहर नहीं आ रहा था, है ना। द्वितीय श्रेणी में क्या हो रहा था, शरीर बाहर नहीं आ रहा था, शरीर बाहर नहीं आ रहा था, जबकि जो फ्लूइड है वो बाहर आ गया था। फ्लूइड जो है ओएस जो है वो क्या हो गया था, बाहर आ गया। लेकिन तृतीय श्रेणी की मतलब डिग्री में क्या हो रहा है, तो ये अंतर्गर्भीय जो शरीर है वो भी क्या हो रहा है, योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए जननांग आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, जननांग आगे की ओर बढ़ाने की नैदानिक अभिव्यक्ति में शामिल है। बताइए इनमें से कौन सा है, जननांग आगे को बढ़ावा की मतलब बढ़ावे की जो नैदानिक है ना, आगे की ओर बढ़ावे की जो नैदानिक अभिव्यक्ति है वो किस में शामिल है। डिसयूरिया में, पीठ दर्द में, मल त्यागने में कठिनाई होती है, या फिर सभी। देखिए जब जननांग आगे को
बड़ा मतलब कि बढ़ावे की जो नैदानिक अभिव्यक्ति रहेगी, नैदानिक मतलब कि जो कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो किस प्रकार की प्रॉब्लम होगी। डिसयूरिया, पीठ दर्द, मल त्यागने की कठिनाई, ये सभी। बताइए कौन सी बीमारी हो सकती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में याद रखें ये सभी बीमारी हो सकती हैं। देखिए अगर है ना जननांग आगे बढ़ावा मतलब कि बढ़ाने जो बढ़ता है तो उसके कारण कौन कौन सी मतलब कि अभी नैदानिक बीमारियां हो सकती हैं। तो डिसयूरिया भी हो सकता है, पीठ में दर्द भी होना, मल त्यागने में कठिनाई भी होना, और ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। जब कोई महिला चलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि योनि के माध्यम से कुछ नीचे आ रहा है, तो महिला किससे पीड़ित है। देखिए कभी कभी ये कब होता है, पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा देखने को ये मिलता है, ठीक है। लेकिन बताइए कि क्या होता है कि जब कोई भी महिला चलती है और उसको महसूस हो रहा है कि योनि के माध्यम से कुछ नीचे आ रहा है, तो अब बताइए वो किससे पीड़ित है, डंब से या फिर जननांग आगे के ओर बढ़ रहे हैं इस वजह से, या फिर रेक्टो योनि फिस्टूला से, या गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से। बताइए किससे पीड़ित महिला है। अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी करते हुए चलिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखें कि ये जब जननांग आगे की ओर बढ़ते हैं तब ऐसा कंडीशन होती है ना। जब जननांग आगे की ओर बढ़ते हैं तब ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा लगता है योनि मार्ग से कुछ बाहर आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें मल त्यागने में भी दिक्कत होने लगती है, ठीक है, मल त्यागने में दिक्कत होने लगती है। दूसरी बात क्या होता है कि हमारा पीठ में दर्द भी होने लगता है, पीठ में दर्द भी होने लगता है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि इसकी वजह से जैसे पीठ दर्द तो होता है और मल त्यागने में दिक्कत होती है, ऐसी क्या होती है हमें थोड़ी सी जो है बीमारियां देखने को मिलती है ना। डिसयूरिया होने लगता है, डिसयूरिया मतलब कि जो यूरिन निकलने लगता है, ठीक है, ये डिसयूरिया होने लगता है मतलब मूत्र निकलने लगता है। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कुल बांझपन में कितने मामलों में पुरुष जिम्मेदार होते हैं। बताइए अगर जितने भी जैसे बांझपन के जितने केसेस होते हैं उनमें से बांझपन के केसेस में से कुल महिलाओं में कितनी प्रतिशत देखा जाता है और पुरुषों में कितने प्रतिशत देखा जाता है। बताइए कुल महिलाओं में कितने प्रतिशत बांझपन देखा जाता है टोटल में से, और महिलाओं में और पुरुष में। बताइए तो इसमें क्वेश्चन में पुरुषों में पूछा, बताइए कि 8 से लेकर 10% तक, या 20 से लेकर 25% तक, 30 से लेकर 40% तक, या फिर 50 से लेकर 60% तक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखें 30 से लेकर 40% तक इसमें क्या होता है, पुरुष बांझपन देखने को मिलता है। कितना, 30 से लेकर 40% तक जो है पुरुष बांझपन देखने को मिलता है। वहीं पर 60 से लेकर 70% तक किसमें देखने को मिलेगा, तो महिलाओं में देखने को मिलेगा। किसमें, महिलाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। बताइए कार्टा जेनर सिंड्रोम में, अब देखिए इस कार्टा जेनर सिंड्रोम जो है किस में होता है, किस में देखने को मिलता है। सिंपल सा पूछा है, कार्टा जेनर सिंड्रोम। शुक्राणुओं का अत्यधिक उत्पादन कार्टा जेनर सिंड्रोम का कारण बनता है। यह सिलियरी फंक्शन और शुक्राणु गतिशीलता की हानि, मतलब कि जो शुक्राणु है उनमें गति नहीं होती है और वो उनकी गति धीमी हो जाती है, तो ये कार्टा जेनर सिंड्रोम कहलाता है। या फिर शुक्राणु की अंडाणु में प्रवेश करने की क्षमता बढ़ जाना, ये जो है कार्टा जेनर सिंड्रोम है। या फिर योनि नलिकाओं की शुक्राणुओं के ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाना। बताइए इनमें से कौन सा एक सिंड्रोम जो कार्टा जेनर सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। बताइए इनमें से कौन सा एक कार्टा जेनर सिंड्रोम के अंतर्गत आता है, बताएं।
आप सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। सभी लोग बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो कार्टाजेनल सिंड्रोम है, इसका मेन कारण क्या होता है, जब है ना शुक्राणु की जो गतिशीलता क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। गतिशीलता मतलब जब शुक्राणु जो है अंडाणु के पास गति से ना पहुंच पाए और सिलियरी फंक्शन मतलब वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्टाजेनल सिंड्रोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्टाजेनल सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते हैं और वो जो है ओवम को मतलब कि जो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसको ही हम कार्टाजेनल सिंड्रोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए पुरुषों से संबंधित जन्मजात कारक जो बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है, बताइए। अब बताएंगे कि इनमें से कौन सा एक कारण है पुरुषों में जो कि उसको जन्मजात क्या बना सकता है, उनको बांझपन दे सकता है। बताइए इनमें से कौन सा एक कारण है जो कि पुरुषों को जन्मजात क्या दे सकता है, बांझपन दे सकता है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देखें इसमें है ना अवरोहित जो वृषण भी इसका है ना जन्मजात बांझपन मतलब कि वृषण कैसा होने अवरोहित हो है ना, तो भी क्या होगा उसमें जो वृद्धि हुई है वो अवरोहित वृद्धि हो रही है, तो भी क्या होगा, तो भी वो उसका है ना जन्मजात बांझपन का कारण बन सकता है। फिर हाइपोस्पोडियास भी इसका बन सकता है और कार्टाजेनल सिंड्रोम तो आप देख ही सकते हैं, अभी हमने देखा कि इस पर हम गति ही नहीं कर पाएंगे तो वो ओवम तक कहाँ तक पहुँचेंगे और उसको फर्टिलाइज कैसे कर पाएंगे, तो ये भी क्या हो जाता है, बांझपन का कारण हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप आप सभी ने ये सभी ही इसका राइट आंसर लगाए होंगे। ठीक है, ये सभी ही इसके राइट आंसर लगाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए हाइपोस्पेडियास से पीड़ित पुरुष। अब देखिए अब भी हाल हमने देखी यहाँ पे हाइपोस्पेडियास पढ़ के आए, अब वो हाइपोस्पेडियास से क्या हो रहा था, तो अब बताइए इसमें क्या होगा। अगर जो हाइपोस्पेडियास से पीड़ित पुरुष कैसा होते हैं, तो देखिए उनमें शुक्राणु उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं क्या, या योनि में शुक्राणु जमा करने में असमर्थ होते हैं, या पेशाब करने में असमर्थ होते हैं, या योनि गहराई तक शुक्राणु को जमा करने में असमर्थ होते हैं। बताइए हाइपोस्पेडियास जो है ये पुरुषों में बांझपन का एक कारण बनता है। अब वो कौन सी कंडीशन होती है, इसमें कौन सी कंडीशन आती है, तो देखिए हाइपोस्पेडियास कौन सी कंडीशन होती है, जब कोई भी पुरुष योनि में क्या होता है, गहराई से, योनि में गहराई से शुक्राणु को स्थापित नहीं कर पाता है, जमा नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, हाइपोस्पेडियास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइपोस्पेडियास किसको कहा जाता है, जब कोई भी पुरुष जो है वो योनि में गहराई तक क्या करता है, स्पर्म को जमा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोस्पेडियास कहा जाता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए अंडकोशीय तापमान बढ़ाने वाली स्थिति में शामिल है। बताइए अंडकोश की जो तापमान बढ़ जाए वो कौन कौन सी स्थिति हो सकता है, कौन कौन सी स्थिति हो सकती है, वेरिकोसेल या फिर बड़ा हाइड्रोसील या फाइलेरिया, ये सभी बताएं। तो राइट आंसर तो आपके सामने आ ही चुका है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या करते हैं, अंडकोशीय तापमान को बढ़ाने में शामिल होते हैं, चाहे वो वेरिकोसेले हो या फिर बड़ा हाइड्रोसील हो या फिर फाइलेरिया, है ना, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए एंजियोस्पर्मिक नर में सामान्य गुणसूत्र असामान्यता कौन सी है। बताइए देखिए जो एंजियोस्पर्मिक नर होते हैं उसमें सामान्य गुणसूत्र और असामान्यता कौन सी होती है, तो बताइए डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर क्लाइन्सफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है, या कार्टाजेनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। बताइए एंजियोस्पर्मिक नर में जो सामान्य गुणसूत्र असामान्यता
सामान्य गुणसूत्र में असामान्यता देखने को मिलती है तो वो कौन सा होता है, वो कौन सा सिंड्रोम कहलाता है? तो याद रखें उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसको कहा जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए गोनेडोट्रोपिन की कमी के कारण वृषण विफलता को क्या कहा जाता है? अगर गोनेडोट्रोपिन की कमी हो जाती है, जो गोनेडोट्रोपिन जो रहते हैं ये एक क्या होते हैं, तो ये जो है बोल सकते हैं सेक्सुअली जो हार्मोन्स होते हैं। अब ये गोनेडोट्रोपिन की अगर कमी हो गई तो फिर वो वृषण विफलता को वृषण विफलता को क्या बोलेंगे? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलेंगे या कॉलमन सिंड्रोम बोलेंगे, कार्टर जेनरल सिंड्रोम या फिर यंग सिंड्रोम कहा जाता है। बताइए क्या कहेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको कॉलमन सिंड्रोम कहा जाता है। जब क्या हो जाए, गोनेडोट्रोपिन की कमी हो जाती है पुरुषों में तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलमन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? कॉलमन सिंड्रोम कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कॉलमन सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। बताइए पुरुषों में दोष जो बांझपन का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? बताइए मम्स, आर्काइटिस या फिर अंडकोश का तापमान बढ़ना या अवरोहित वृषण या फिर सभी। तो देखिए ये सभी इसके कारण हो जाएंगे, है ना। पुरुषों में देखिए जो मम्स रहता है, मम्स के कारण भी क्या होता है, महिला और पुरुष दोनों में बांझपन आने की संभावना होती है। तो देखिए पुरुषों में बांझपन बनने का कारण बिल्कुल मम्स, आर्काइटिस भी होता है। और जो उनके अंडकोश का जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए? तो वो 32 से लेके और 35 डिग्री तक होता है इनका सामान्य तापमान वृषण का। ठीक है, वृषण का तापमान कितना होता है? सामान्य रूप से 32 से लेके 35 डिग्री तक होता है। लेकिन हमारा शरीर सामान्य कितना होता है? तो शरीर का जो होता है सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। इसलिए वृषण जो रहते हैं वो शरीर से बाहर रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में वृषण जो है स्पर्म नहीं बना पाते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि अगर अंडकोश का तापमान बढ़ जाएगा तो भी इसमें वृषण नहीं बन पाएंगे, तो बांझपन आएगा। अवरोहित वृषण भी बांझपन का कारण बन सकता है। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बांझपन के लिए जिम्मेदार नहीं है? अब बताइए इनमें से कौन सा कारण बांझपन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ल्यूटियल चरण दोष या तीव्र रेस्ट्रोबर्टेड गर्भा से या उल्टा गर्भा से या योनि अभिरक्तता। बताइए ये इनमें से महिलाओं में पूछ रहे हैं कि बांझपन का कौन सा कारक, इनमें से क्या नहीं है, बांझपन का कौन सा जो है कारक नहीं है? बताएं। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलें और बताएंगे बांझपन का कौन सा कारण नहीं है इसमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? तो याद रखें ये जो उल्टा गर्भाशय है ये कोई कारण नहीं होता, जबकि जो ल्यूटियल दोष होता है, चरण दोष होता है, ये भी इसका एक कारण होता है। ठीक है, बांझपन का। और तीव्र रेट्रोबर्टेड गर्भाशय भी इसका एक कारण हो जाता है और योनि अभिरक्तता भी इसका कारण होता है। लेकिन उल्टा गर्भाशय जो है इसका कारण नहीं होता है। किसका? बांझपन का। महिलाओं में बांझपन का कारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि सामान्य वीर्य का पीएच मान कितना होता है? बताएंगे, सभी लोग बताएंगे सामान्य वीर्य का पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान कितना होगा? 3.5 से लेके 4.5, 5.5 से लेके 6.5, 7.5 से लेके 7.2 से लेके 7.8 होता है, 8.5 से लेके 9.3 होता है। बताइए कि सामान्य वीर्य का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो याद रखें जो वीर्य होता है वो कैसा होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है ये। और इसका जो सामान्य वीर्य का पीएच कितना होता है? 7.2 से लेके और 7.8 तक होता है। तो ये कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है ये? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का ये होता है। ठीक है, चलिए 7.2 से लेके 7.8 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी बीमारी जो है निम्नलिखित महिलाओं में अधिक आम है। बताइए कौन सी अधिक जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी बीमारी जो होती है महिलाओं में आम होती है। अब ये कब आती है बताइए। मासिक धर्म वाली जो किशोरी लड़कियां हैं उनमें देखने को मिलती है। जो इन्फेंट्री बीमारी पेल्विक इन्फेंट्री बीमारी जो है ये मासिक धर्म वाली किशोरी महिलाओं को देखने को मिलती है, या फिर कई यौन साथी रखने से ये बीमारी फैलती है, या फिर पिछला जो HOP जो ID रहता है उससे मिलती है, या फिर ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। बताएंगे सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे और बताएंगे इसका कारण क्या हो सकता है। तो देखिए इसका कारण क्या हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे ना। देखिए कोई भी पेल्विक इन्फेंट्री बीमारी जो है महिलाओं में जो मासिक धर्म वाली किशोरी लड़कियां होती हैं उनमें भी ये देखने को मिल जाती है। कई यौन साथी मतलब कि कई से जो है यौन संबंध बनाने से भी ये बीमारी फैलती है, और जो पिछला जो मतलब H या OPID होता है उसके कारण भी ये रोग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप बताइए कि निम्नलिखित में से असत्य पूछा है। पहले तो ये देख लेते हैं हम क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन में असत्य पूछा है कि इसमें से असत्य कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब देखें कि पूछा है PID मासिक धर्म वाली महिलाओं में आम है। PID जो होता है PID, चलिए PID मतलब बता देते हैं हम आपको, है ना, कि PID क्या है। नहीं तो आप कहें कि PID क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। PID मतलब होता है पेल्विक इन्फेंट्री डिसीज़, है ना, जो कि अपन ने ऊपर देखा था। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये लिखा ना पेल्विक इन्फेंट्री जो डिसीज़ होती है पेल्विक, एक सेकेंड रुके, पेल्विक इन्फेंट्री डिसीज़ जो होती है इसी को हम PID बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PID बोलते हैं। समझ आ रहा है। तो पेल्विक इन्फेंट्री डिसीज़ जो होती है, एक सेकेंड रुकिए, चलिए बताइए। तो बताइए कि PID होता है मतलब पेल्विक इन्फेंट्री डिसीज़ जो होती है वो मासिक धर्म वाली जो महिलाएं होती हैं उनमें आम होती है। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं कि PID वाली जो महिलाओं में अधिक आम है जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का उपयोग कर रही हैं। ठीक है, और बताइए कि जो PID उन महिलाओं में अधिक आम है जो मौखिक गर्भ निरोधक लेती हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर केवल एक ही यौन साथी वाली महिलाओं को PID कम आम है। बताइए। देखिए इसमें जो आंसर है आप ध्यान से देखें। इसमें एक चीज़ हमको ये घा जो है वो सही लग रहा था, लेकिन उसमें लास्ट में उन्होंने कह दिया कि केवल एक यौन साथी वाली महिलाओं में PID कम देखने को मिलता है, कम कर दिए, जबकि है ना कम देखने को मिलता है। फिर और इसमें दिया है कि PID उन महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है जो मौखिक गर्भ निरोधक लेती हैं। आप बस मेन पॉइंट को सब में से देख लीजिए। फिर आएगा PID उन महिलाओं में अधिक आम है जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लेती हैं, है ना, जैसे कि IUD लेती हैं। IUD ये जो रहता है ये क्या होता है, तो ये गर्भ निरोधक होते हैं। ठीक है, या फिर ये PID मासिक धर्म वाली महिलाओं में आम देखने को मिलता है। अब बताइए कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखें इसमें से, देखिए इसमें दिया है केवल एक ही यौन साथी वाली महिला में PID कम देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही है ना। अगर ये क्योंकि ये यौन संचरित रोग भी है, तो लेकिन अगर एक ही यौन मतलब कि एक ही साथी के साथ यौन संबंध है तो बिल्कुल इनमें कम ही देखने को मिलेगा। दूसरा है इसमें बोला है कि इनमें अधिक आम जो UID लेती हूँ उनमें आम देखने को मिलता है, मतलब कि तो ये देखिए
बिल्कुल जो है ना आईयूडी लेती हैं उनमें ये देखने को मिल जाता है, और मासिक धर्म वाली महिलाओं में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो है गर्भ निरोधक, जो मौखिक गर्भ निरोधक लेती हैं, जो गोलियां लेती हैं, माला डी एन, माला डी, ये वाला माला डी और माला एन, ये जो लेती हैं उनमें ये आम देखने को नहीं मिलता, उनमें नहीं होता है ये, है ना, उनमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीआईडी उन महिलाओं में अधिक आम है जो मौखिक गर्भ निरोधक लेती हैं। तो ये बात क्या है, गलत है, जबकि उनमें बहुत कम देखने को मिलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, पेल्विक सूजन रोग की नैदानिक अभिव्यक्ति में शामिल है। बताइए, पेल्विक सूजन जो है वो रोग के नैदानिक अभिव्यक्ति में शामिल है। अब देखिए, पेल्विक सूजन, सिंपल सा पेल्विक सूजन के जो रहेगा वो क्यों हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, बुखार आता है, या अनियमित और अत्यधिक योनि रक्त स्राव होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए, पेल्विक के बारे में पूछा, पेल्विक गर्भ जो रहता है रोग जो होता है वो मेनली किस कारण से होता है, बस ये पूछा है। तो देखिए, पेल्विक सूजन जो रहती है उससे क्या होगा, तो याद रखें, पेल्विक जो सूजन रहती है उससे पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, बिल्कुल सही होता है। फिर बुखार भी आता है, और अनियमित और अत्यधिक योनि रक्त स्राव भी होता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए, पेल्विक इन्फेंट्री डिसीज़ जो होता है, पीआईडी जो होता है, उसके निदान के लिए सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है। बताइए, जो पीआईडी के निदान के लिए इसमें पूछा है, पीआईडी के निदान के लिए सबसे अच्छी तकनीक कौन सी है, लेप्रोस्कोपी, सोनोग्राफी, या फिर कोल्डोसेंटेसिस, या फिर रक्त परीक्षण। बताइए, इनमें से कौन सी विधि जो है वो पीआईडी के निदान के लिए सबसे विश्वसनीय विधि होगी, बताएंगे। तो देखिए, इनमें से जो पेल्विक जो इन्फेंट्री डिसीज़ है उसमें सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी होगी, तो इसमें से सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी हो सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखें, लेप्रोस्कोपी। कौन सी हो सकती है सबसे जो विश्वसनीय विधि इसके निदान के लिए, पेल्विक पीआईडी के निदान के लिए सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी हो सकती है, तो याद रखें, लेप्रोस्कोपी। कौन सी हो सकती है, लेप्रोस्कोपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेप्रोस्कोपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग नहीं है। बताएं, रोग नहीं, जो यौन संचरित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, चेक्रोइड, सिफिलिस, या फिर एड्स। देखिए, सिफिलिस जो है अभी ही कुछ कल का पेपर जो है 20 तारीख का, उसमें सिफिलिस पूछा था। ठीक है, तो सिफिलिस एक कैसा है, बैक्टीरियल डिसीज़ है ये। ठीक है, और ये यौन संचरित रोग है। ये क्या है, यौन संचरित रोग है, ये बिल्कुल यौन संचरित रोग है ये। और ये किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जीवाणु से होता है, सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका 20 तारीख, जो 20 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 20 मार्च को एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 20 मार्च 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें ये पूछा है, सिफिलिस के बारे में पूछा है। ठीक है, ये आप याद रखें। ठीक, अब अगर हम देखें कि इनमें से यौन संचरित रोग कौन सा नहीं है, तो यौन संचरित रोग कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है जो फाइब्रा एड गर्भाशय। कौन सा नहीं है, फाइब्रा एड गर्भाशय जो है ये क्या नहीं है, यौन संचरित रोग नहीं है। जबकि चेकोइड भी है, और एड्स भी है, और सिफिलिस भी है। एड्स भी एक यौन संचरित ही रोग है, और चेंक्रोइड भी क्या है, एक यौन संचरित रोग है। लेकिन जो है फाइब्रोइड गर्भाशय जो है ये एक यौन संचरित रोग नहीं है। सिफिलिस के बारे में आया था, आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, यौन संचरित रोग जो लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम किसके कारण होता है। बताएं,
जो यौन संजरित एक रोग है जिसका नाम है लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम, ये किसके कारण से होता है? ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण होता है, या क्लेमाइडिया टेक्रोमेटिस के कारण होता है, या फिर होमोफिलस ड्यूक्रेई के द्वारा होता है, या फिर HIV के द्वारा होता है? तो देखिए इसमें से हम कुछ देखें तो देखिए ऐसे ट्रेपेनोमा पैलिडम, ये जो है इसके कारण सिफिलिस होता है। कौन होता है? तो सिफिलिस होता है। आप इसको याद रखें क्योंकि ये कल 20 तारीख के पेपर में आया था, हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। तो सिफिलिस होता है इसके कारण। HIV के कारण कौन होता है? तो याद रखें HIV के कारण एड्स होता है। ठीक है, HIV के कारण कौन होता है? एड्स होता है। अब हम पे बचते हैं दो, है ना, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस या फिर हेमोफिलस ड्यूक्रेई। तो बताइए अब इनमें से, है ना, जो क्या कहते हैं लिम्फोग्रानुलोमा वेरियम जो है वो किसके कारण से होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब क्लेमाइडिया ट्रेकोमेट्रिस मैटिस, ठीक है, इसके कारण होता है। क्या होता है? तो लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, मानव लिख दिया उन्होंने हिंदी में, इसको आप ह्यूमन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है, ठीक है, वायरस जो होता है, उसकी खोज किसने की थी? ठीक है, किसकी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है उसकी HIV की जो है खोज किसने की थी? तो पास्चर और फ्रीडमैन ने, रॉबर्ट हुक ने, वॉटसन ने, या बेरेसिनोसी ने? बताइए किसने की थी? सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर बताएंगे कि जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की खोज किसने की थी? पास्चर और फ्रीडमैन ने, रॉबर्ट हुक ने, वॉटसन ने, बेरेसिनोसी ने? तो याद रखें इसकी खोज जो है बेरेसिनोसी ने की थी। किसने की थी? बेरेसिनोसी ने की थी, है ना। तो याद रखें HIV की खोज किसने की थी? तो HIV की खोज जो है बेरेसिनोसी ने की है। किसने की है? बेरेसिनोसी ने HIV की खोज की है। ठीक है, HIV की खोज किसने की है? बेरेसिनोसी ने की है। राइट आंसर बेरेसिनोसी इसका हो जाएगा। और क्लास को आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से इसकी PDF ले लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप सभी लोग शेयर कर रहे होंगे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कथन पूछा है। कौन सा कथन पूछा है? असत्य कथन पूछा है। बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपके पास क्या है कि पुरुष से महिला में HIV का संचरण अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। मतलब इसमें पूछा है, पहला ऑप्शन दिया है कि जो पुरुषों में ज़्यादा HIV होता है जो कि महिलाओं में आता है पुरुषों से। दूसरा, स्तनपान की भी HIV संक्रमण का एक कारण हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं संक्रमित माता के नवजात शिशु में ऊर्ध्वाधर संचरण लगभग 14 से लेकर 25% तक होता है, या फिर महिला से पुरुष में HIV का संक्रमण अधिक होता है। अब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएं सभी लोग आंसर इसका बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से असत्य बताना है। ठीक है, तो देखिए पुरुषों से महिला में HIV का संक्रमण अधिक होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। स्तनपान करने से भी ये फैलता है, बिल्कुल फैलता है। किसी माता में है तो उसके द्वारा उसके बच्चे में आ जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। संक्रमित माता से नवजात में बिल्कुल 14 से लेकर 25% तक फैलने की संभावना होती है, लेकिन महिलाओं से पुरुष में अधिक फैलता है, ये बात गलत है। ठीक है, महिलाओं से ज़्यादा HIV का जो संक्रमण है महिलाओं में पुरुष से आता है ना। तो ज़्यादातर किससे आता है? पुरुष से आता है, वाहक
ठीक है, महिलाएं नहीं होती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि HIV जो है, HIV संक्रमण के बाद, अच्छा इसमें है ना क्वेश्चंस में सिफिलिस और एड्स के बारे में पूछा गया था और फिर कोरोना के बारे में भी पूछा गया था। तो हमने है ना इनसे संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि यौन संचरित रोग हैं तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम यौन संचरित से ले आए, लेकिन इनसे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लाए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। ठीक है, चलिए बताइएगा कि HIV संक्रमण के बाद मुख्य रूप से किसके कारण प्रतिरक्षा की कमी हो जाती है। देखिए अगर HIV संक्रमण होता है तो उसके बाद क्या हो जाएगी, हम प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसमें मतलब हमारी कमज़ोर हो जाता है और प्रतिरक्षी क्या हो जाता है, रक्षा में कमी आ जाती है। अब बताइए वो किस कारण से आती है। CD4T लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी आने से, या फिर CD4T लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि होने से, RBC की संख्या में कमी होने से, या RBC की संख्या में वृद्धि होने से। बताएंगे आप सभी लोग आंसर बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बताएं सभी लोग आंसर बताएं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर याद रखें आप, जो CD4T लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, CD4T जो लिम्फोसाइट्स होती है उनकी संख्या में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, तो जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र जो हो जाता है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV संक्रमण की पहचान के लिए निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं सिवाय। बताइए, देखिए इनमें से HIV के परीक्षण हैं। अब इनमें से एक जो परीक्षण है वो इस HIV का नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, एलिजा है, वेस्टर्न ब्लॉट है, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, या फिर बिडाल परीक्षण है। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक जो है वो HIV का कारण नहीं है। HIV का मतलब इसमें HIV का जो संक्रमण है उसका परीक्षण नहीं किया जाता, कौन सी विधि से नहीं करते हैं। तो देखिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कि इनमें से कौन सी, तो बिडाल परीक्षण है। ठीक है, कौन सा है, बिडाल परीक्षण। अब देखिए आपको ये पता है कि HIV के लिए कौन कौन से, एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये तीनों से किसका हो जाता है, HIV का परीक्षण किया जाता है। HIV परीक्षण होता है। ठीक है इसमें, और ये जो बिडाल परीक्षण है ये किसके लिए होता है, तो याद रखें ये जो टाइफाइड होता है उसके लिए होता है। ये है ना टाइफाइड वगैरह होता है उसके लिए ये बिडाल परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और मॉन्टेक्स परीक्षण किसके लिए होता है, तो याद रखें आप मॉन्टेक्स ठीक है, मॉन्टेक्स परीक्षण जो होता है वो किसके लिए होता है, तो याद रखिए मॉन्टेक्स परीक्षण जो है वो टीबी के लिए होता है। किसके लिए होता है, टीबी के लिए मॉन्टेक्स परीक्षण होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गोनोकोकल सल्पिंगाइटिस की विशेषता नहीं है। जो गोनोकोकल सल्पिंगाइटिस की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। बताएं कौन सी इनमें से इसकी विशेषता नहीं होगी। बताएं ABCD में से आपका क्या आंसर राइट हो जाएगा। ABCD में से आप लोगों का आंसर क्या सही होगा कि जो गोनोकोकल जो साल्पिंगाइटिस होता है ये असुरक्षित यौन क्रिया द्वारा फैलता है, या फिर ये हमेशा द्विपक्षीय संक्रमण होता है, ये मुख्य रूप से मासिक धर्म के दौरान और बाद में होता है, या फिर हमेशा एक तरफा संक्रमण होता है। बताएंगे कि ये जो गोनोकोकल सल्पिंगाइटिस जो होता है वो किस तरीके का, इसमें से कौन सा इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कि ये असुरक्षित यौन द्वारा फैलता है, बिल्कुल ये इसकी विशेषता है। दूसरा है कि ये हमेशा द्विपक्षीय संक्रमण होता है, बिल्कुल ये फीमेल से मेल में और मेल से फीमेल में दोनों में फैल सकता है।
तीसरा है ये मुख्य रूप से मासिक धर्म के दौरान और बाद में, बिल्कुल मासिक चक्र स्टार्ट होने के होते हैं तब और उसके बाद भी ये चलता है। ठीक है, लास्ट है कि ये एक तरफा होता है, तो ये इसमें क्या है, गलत है। ये एक तरफा नहीं होता है, ये क्या है, दोनों तरफा होता है, द्विपक्षीय होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पोडोजेनिक लिखा है। ठीक है, डा है ना, पोडोजेनिक सल्पिंगाइटिस की एक विशेषता है। देखिए इसमें कौन सी पूछा था, गोनोकोकल की पूछी थी। तो गोनोकोकल किससे हो रहा था, असुरक्षित यौन संबंध से, द्विपक्षीय था, मासिक धर्म बंद हो या फिर आ गए हो तो भी ये हो सकता था। अब बोला है पोडोजेनिक सल्पिंगाइटिस के बारे में पूछा, तो इसकी कौन सी एक विशेषता है, इसमें से एक कौन सी विशेषता है। ये यौन संचरित है, यह सदैव द्विपक्षीय होता है, ये मासिक धर्म और इसके बाद मतलब कि बाद भी होता है, या फिर ये गर्भपात और प्रसव के बाद होता है। तो देखिए ये तीनों जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये सब तो गोनोकोकल की हैं। ये किसकी हैं, ये तीन विशेषताएं तो किसकी हैं, ये गोनोकोकल की हैं। ये तीनों विशेषताएं जो हैं ये वाली, ठीक है, और ये वाली, ये तीनों जो है ऐसे लिख सकते हैं हम, ये वाली, ये और ये तीनों किसकी हैं, तो ये तीनों विशेषता किसकी है, तो गोनोकोकल की हैं। ये किसकी है, गोनोकोकल की। ठीक है, गोनोकोकल सल्पिंगाइटिस की है। ये किसकी है, गोनोकोकल सल्पिंगाइटिस की। ये क्या है, तो ये विशेषता है। ये तीनों कौन सा, यौन संचरण से फैलना, सदैव द्विपक्षीय होना और ये मासिक धर्म और उसके बाद होना। लेकिन ये जो है इसमें आपसे पूछा है पोडोजेनिक सल्पिंगाइटिस की पूछा है, तो इसकी विशेषता है कि संक्रमण मुख्यतः गर्भपात और प्रसव के बाद होता है। मतलब कि ये किसके बाद होता है, जो पोडोजेनिक सल्पिंगाइटिस होता है ये किसके बाद ज़्यादा होता है, ज़्यादा फैलता है, तो ये गर्भपात और प्रसव के बाद फैलता है। ये किसके बाद, गर्भपात और प्रसव के बाद ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, किसके बाद, गर्भपात और प्रसव के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, घा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे, है ना, सब लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए फेलोपियन ट्यूब में बलगम के संग्रह को क्या कहा जाता है। अगर फेलोपियन ट्यूब में जो बलगम संग्रह हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके बाद जो लगी रहती हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो होती है फेलोपियन ट्यूब होती है। ये क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है अगर इसमें बलगम इकट्ठा हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, सल्पिंगाइटिस बोला जाता है इसको, या फिर हाइड्रोसाल्पिनक्स बोला जाता है, या फेलोट्यूबिटिस बोला जाता है, या हाइड्रोफेलो बोला जाता है। बताएंगे आप सभी लोग, आंसर लगाते हुए चलेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखें फेलोपियन ट्यूब में जो पूरा बलगम भर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उस बलगम को हम कहते हैं हाइड्रोसाइपिनक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोसाइपिनक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हाइड्रोसाइपिनक्स कहा जाता है। जब फेलोपियन ट्यूब में बलगम भर जाता है उसको हाइड्रोसाइपिनक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए अंडाशय की सूजन को क्या कहते हैं। अगर अंडाशय में सूजन है तो उसको क्या कहा जाएगा, अंडाशय की, है ना, फोराइटिस कहा जाएगा, या हाइड्रोसील कहा जाएगा, या फिर साल्पिंगाइटिस कहा जाएगा, या अंडकोश उच्छेदन कहा जाएगा। बताएंगे सभी लोग, बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जब अंडाशय में सूजन आ जाती है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अंडाशय की सूजन को हम क्या कहते हैं। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओफोराइटिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है,
ओफोराइटिस, ओफोराइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओफोराइटिस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अंडाशय की सूजन को कहा जाता है। किसको? अंडाशय की सूजन जो होती है उसको ओफोराइटिस कहा जाता है। ठीक है, ओफोराइटिस कहा जाता है किसको? अंडाशय की सूजन को। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में आपको हमने इससे संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं उसी से संबंधित आज की क्लास में हमने क्वेश्चन लिए हैं, और धीरे धीरे ये क्वेश्चंस जो हैं उनका लेवल अब धीरे धीरे वो लोग बढ़ा रहे हैं। तो आपने अभी तक अगर थोड़ा आप हल्के में ले रहे हैं तो थोड़ा डीप भी आप पढ़िए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और आपको ये क्लासेस रोज़ मिलती हैं, जो कि आपको रोज़ डेली शाम को क्लासेस ये मिल जाएंगी, और आपका जो भी एनालिसिस किया जाता है देन उसके बाद हम आपके लिए बिल्कुल उसी टाइप के, जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस लाकर आपको देंगे। बस आपको क्लास को शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें। ठीक है, और ये जो है इसके अलावा हमने आपको बता ही दिया है पहले कि जो एमपीटेट वर्ग 2 है, एमपीटेट वर्ग 2 के लिए आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो बिल्कुल देखिए। आपको रोज़ दोपहर 11 बजे आपको क्लास मिल जाती है, जिसमें मैम आपको साइंस से संबंधित आपको क्लासेस ले रही हैं। जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक से संबंधित हर एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में ले रही हैं और आपको कंप्लीट करा रही हैं। तो बिल्कुल आपने अभी तक अगर ये क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, ताकि आपका जो अप्रैल में एग्ज़ाम है वो आपका अच्छा जा सके। और साइंस से हैं तो बिल्कुल आप करिए, और जितने भी आपके आसपास जो भी हैं जिन्होंने साइंस से वर्ग 2 के लिए करा है तो आप उनके लिए ज़रूर इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखेंगे, और जब आपके लिए रोज़ डेली लेकर आते रहेंगे क्लासेस को, और आपका एनालाइज के हिसाब से बस आप क्लास को जाते समय सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लास पसंद आई हो तो जाते समय लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।